हेलो फ्यूचर एजुकेटर्स, वेलकम बैक टू iTep सिंप्लीफाइड। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिट 1 ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। इन आर प्रीवियस वीडियोस पार्ट ए, बी एंड सी में हमने वैदिक एजुकेशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया था, है ना। अब इन पार्ट डी वील फोकस ऑन द गुरु शिष्य परंपरा एंड वुमेन्स एजुकेशन। अब इससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि इस संडे तक हमारा चैप्टर 1 ऑफ EI कंप्लीट हो जाएगा। सो आई वांट यू गाइज टू टेल मी व्हाट शुड वी पिक अप नेक्स्ट। Like, should we continue with the next chapter of EIE only, or should we start chapter 1 of another subject जैसे कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया या फिर हमारा टीचर एंड सोसाइटी, है ना। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द पार्ट डी। तो पार्ट डी में हम 5 मेजर एरियाज कवर करेंगे। सबसे पहले है हमारा सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुरु शिष्य परंपरा। फिर समझेंगे कि गुरु एज द डिस्पेलर ऑफ इग्नोरेंस कैसे वर्क करता था, और उसके साथ हम देखेंगे कि गुरु शिष्य का रिलेशनशिप सेक्रेड कैसे था। ठीक है, देन वील सी कि गुरु और शिष्य के मॉरल ड्यूटीज़ क्या थे। अलॉन्ग विद दैट वील सी द प्रोसेस ऑफ गुरु दक्षिणा एंड विद्यावंश। And finally, we'll discuss the strength, limitations and legacy along with the women education in the Vedic period. I hope the mind map is clear. तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा का सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट क्या था। तो एंशियंट सोसाइटी में नॉलेज को एक लिविंग और सेक्रेड फोर्स के रूप में देखा जाता था, ना कि एक स्टेटिक कमोडिटी के रूप में। इसका मतलब ये है कि नॉलेज कोई ऐसी चीज़ नहीं थी या ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे बस एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन की तरह स्टोर करके किसी को पास ऑन कर दिया जाए। नॉलेज को सीखना पड़ता था, उसको प्रिजर्व करना पड़ता था और फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता था। इसी से हमारी सेकेंड फीचर आता था, जो कि था द ओरल ट्रांसमिशन एंड इट्स डिपेंडेंसी ऑन द ट्रेडिशंस लाइक दैट ऑफ श्रुति एंड स्मृति। अब सिंस उस टाइम पे रिटन बुक्स का रोल नहीं होता था, तो नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए उसका ट्रांसमिशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कॉन्टिन्यूसली होना ज़रूरी था ना। इसी नीड से एक अनब्रोकन चेन ऑफ लर्निंग डेवलप हुई, जहाँ नॉलेज जनरेशन आफ्टर जनरेशन पर्सनल मेंटरशिप के थ्रू पास ऑन होती रही। और इसी लीनेज ऑफ लर्निंग या अनब्रोकन चेन ऑफ लर्निंग को हमने गुरु शिष्य परंपरा या फिर टीचर डिसिपल ट्रेडिशन का नाम दिया। आई होप दिस इज क्लियर। तो नॉलेज की इस कॉन्टिन्यूस ट्रांसमिशन ने गुरु शिष्य परंपरा को इस्टेब्लिश किया था। अब समझते हैं कि इस परंपरा में गुरु को सिर्फ टीचर नहीं बल्कि उनके दूसरे रोल्स क्या थे, राइट। तो वैदिक ट्रेडिशन में गुरु का रोल सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करना नहीं होता था। गुरु एक स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल गाइड की तरह देखा जाता था, जो स्टूडेंट के इनर इग्नोरेंस को डिस्पेल करने में हेल्प करता था। डिस्पेल मतलब रिमूव। तो इसका आइडिया आप गुरु वर्ड के मीनिंग से भी समझ सकते हैं। तो जो गु रूट वर्ड होती है संस्कृत की, उसका मतलब होता है डार्कनेस या फिर इग्नोरेंस। और वहीं पे जो उसके दूसरी रूट वर्ड जो रू होती है, उसका मतलब होता है लाइट, ये या फिर ऐसी लाइट जो उस इग्नोरेंस को रिमूव करे। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो गुरु वो होता है जो स्टूडेंट को इग्नोरेंस से नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जा सके। ठीक है, अब यहीं पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस आता है, दैट इज़ ऑफ बी कुप्पुस्वामी। तो बी कुप्पुस्वामी अपनी बुक जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन साइकोलॉजी में कहते हैं कि गुरु शिष्य ट्रेडिशन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या कमर्शियल रिलेशनशिप पर बेस्ड नहीं था। इसका फाउंडेशन स्पिरिचुअल किंगशिप और साइकोलॉजिकल ट्रस्ट या फिर अलाइनमेंट पे बेस्ड होती थी। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। इसका मतलब ये है कि जो गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप था वो सिर्फ और सिर्फ गुरु पढ़ाएगा और जो बच्चा है वो सीखेगा उस पर डिपेंडेंट नहीं होता था। इट वॉज मच डीपर रिलेशनशिप बिल्ड अराउंड द स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट।
अब जब गुरु का रोल क्लियर हो गया है तो नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आएगा कि गुरु और शिष्य के बीच का ये डीपर रिलेशनशिप जो था वो कैसा था। तो इसी को अब हम समझते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द सेक्रेड गुरु शिष्य रिलेशनशिप। तो ये जो रिलेशनशिप था वो सेक्रेड, हायरार्कियल और होलिस्टिक इन नेचर था। मतलब गुरु सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी नहीं थे, बल्कि एक स्पिरिचुअल फादर के रूप में भी देखे जाते थे और एक गाइडर या फिर मेंटर के रूप में भी देखे जाते थे। अब इसी रेवरेंस को हम बहुत फेमस एक्सप्रेशन गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा से भी समझ सकते हैं, जो ऐसे रिलेट करता है या फिर जिसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जो गुरु है या गुरु को क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, इन तीनों डिवाइन प्रिंसिपल्स से एसोसिएट किया गया है, राइट। जिसमें ब्रह्मा क्रिएटर है ना, विष्णु प्रिजर्वर और महेश्वरा ट्रांसफॉर्मेशन से इस एसोसिएट करते हैं। तो गुरु शिष्य के अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स हम देख लेते हैं। तो गुरु और शिष्य आश्रम में रिजाइड करते थे, वी ऑल नो दैट। इसका मतलब ये होता था कि जो लर्निंग है वो क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं थी, है ना। सेकेंड इसके जो स्टूडेंट है वो गुरु की डेली लाइफ को ऑब्जर्व करता था और उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू लर्न करता था। उसी के साथ साथ गुरु भी स्टूडेंट के डेवलपमेंट को सिर्फ एकेडमिक तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करता था, वो उसकी होलिस्टिक मॉनिटरिंग पे फोकस करता था, जिसमें उसके इंटेलेक्चुअल, मॉरल और इमोशनल डेवलपमेंट को एज अ होल गाइडेंस मिलती थी। और इसमें फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो प्रोसेस था वो हाईली पर्सनलाइज्ड या डीपली पर्सनलाइज्ड इन नेचर होता था। मतलब हर शिष्य की जर्नी उनकी ओन कैपेबिलिटीज़, मेंटल मैच्योरिटी, उनकी रेडीनेस के अकॉर्डिंग डेवलप होती थी। तो गुरु और शिष्य रिलेशनशिप का अल्टीमेट पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेजेबल स्टूडेंट बनाना नहीं होता था, बल्कि एक इंडिविजुअल की यूनिक और मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन को देखना भी होता था। इसलिए इसको हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। तो गुरु और शिष्य रिलेशनशिप डीपली पर्सनल और होलिस्टिक इन नेचर थे, लेकिन इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए गुरु और शिष्य दोनों की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ड्यूटीज़ आप कह सकते हो एक दूसरे के प्रति होती थी। तो अब जल्दी से हम उन ड्यूटीज़ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो जिसमें से सबसे पहला है हमारा पितृतुल्य या फिर पैटर्नल केयर। अब गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ाना नहीं होती थी, उन्हें स्टूडेंट की फिजिकल हेल्थ, मॉरल कैरेक्टर और मेंटल डेवलपमेंट तीनों चीज़ों का ध्यान रखना होता था। इसलिए गुरु को ना एक फादर फिगर या फिर उनको पितृतुल्य रखा जाता था। अब सेकंड उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी अनुसूयका की, जिसका मतलब होता है नॉलेज को विदहोल्ड नहीं करना, नो विद होल्डिंग। तो गुरु को ना डिजर्विंग स्टूडेंट से एसेंशियल नॉलेज जानबूझकर कंसील या हाइड करना अच्छा नहीं माना जाता था। नॉलेज को फ्रीली शेयर करना गुरु की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से एक था। अब द थर्ड वन इज अधिकारी भेद, यानी टीचिंग को स्टूडेंट की मेंटल मैच्योरिटी और उसकी रेडीनेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना। मतलब हर स्टूडेंट को एग्जैक्टली सेम वे में टीच करना ज़रूरी नहीं होता था। गुरु स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को देख के अपना मेथड एडजस्ट कर सकता था, इसीलिए हम इसको इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। अब आई होप आपको गुरु की ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज़ क्लियर हो गए होंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर ड्यूटीज़ ऑफ अ शिष्य, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा भक्ति एंड विनय। यानी सिंपल सा मतलब है इसका कि उन लोगों को ना स्टूडेंट्स को गुरु के प्रति डिवोशन, रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी, ये तीनों क्वालिटीज़ शो करनी पड़ती थी, क्योंकि वो गुरु को एज अ पैटर्नल फिगर, एज अ गाइड, एज अ मेंटर सब मानते थे। तो इसीलिए उन लोगों को ये क्वालिटीज़ दिखाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता था। फिर आता है हमारा गुरु सेवा, यानी गुरु की सेवा और आश्रम की डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पार्टिसिपेट करना। अब इससे क्या होता था, इससे डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों डेवलप होती थी और जो सेल्फ सेंटर्ड ईगो, जिसे हम अहंकार भी बोलते हैं, वो ख़त्म हो जाता था या फिर काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता था। अब इसी के बाद एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था हमारे परिप्रश्न का, यानी कि रिस्पेक्टफुली क्वेश्चंस पूछना और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करना। सो
इसमें जो हमारा हायरार्कियल स्ट्रक्चर है, जिसमें जो शिष्य है वो डिवोटेड रहेगा गुरु से, उनकी रिस्पेक्ट करेगा, उनके साथ विनय की भावना से बिहेव करेगा, इन सब का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था कि वो ब्लाइंड ओबीडियंस फॉलो करे। नहीं, वो सिंसियर क्वेश्चनिंग के प्रोसेस से भी लर्निंग का पार्ट बन सकता था। ठीक है, तो इसीलिए परिप्रश्न को ना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता था। तो ओवरऑल ये रिलेशनशिप वन साइडेड नहीं थी। यहाँ पे गुरु नॉलेज, गाइडेंस और केयर प्रोवाइड करते थे, और जो शिष्य थे वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनको सर्विस देते थे और एक्टिव लर्निंग के थ्रू रिस्पॉन्ड करते थे। तो ये जो ड्यूटीज़ होती थी वो म्यूचुअल होती थी। अब इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि एजुकेशन को कंप्लीट होने के बाद गुरु शिष्य की जो परंपरा है, इसमें जो शिष्य होता है वो अपना ग्रैटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करता है। तो उसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास था कंसेप्ट ऑफ गुरु दक्षिणा। अब क्योंकि मैं गुरु दक्षिणा के कॉन्सेप्ट को पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सो आई वोंट इलैबोरेट इट मच हियर। तो मेनली गुरु दक्षिणा को ना एक फिक्स्ड ट्यूशन फी की तरह नहीं देखा जाता था, ट्यूशन फीस शुल्क ऑल्सो। तो इसको एक फिक्स ट्यूशन फी की तरह नहीं देखा जाता था। एजुकेशन जर्नली ना फ्री होती थी नेचर में, और लर्निंग के एंड में, यानी कि जो हमारी संवर्तना सेरेमनी होती थी, उसमें शिष्य ना अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक वॉलंटरी गिफ्ट होता था, तो वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग गुरु को कुछ ना कुछ ऑफर करता था। तो इसका मेन पर्पस सिर्फ इतना होता था कि वो अपनी ग्रैटिट्यूड को शो करे, अपने रिस्पेक्ट को एक्सप्रेस कर सके, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं था। दिस वॉज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ गुरु दक्षिणा। इसके बाद हम चलते हैं और विद्यावंश पर आ जाते हैं। अब विद्यावंश थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, बट इट्स वेरी सिंपल अगर आप ध्यान से सुने तो विद्यावंश का अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो इट्स इंटेलेक्चुअल लीनेज, यानी कि जो नॉलेज है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कंटिन्यू हो रही है। सिंपल। अब इसको समझने के लिए ना आप इसको दो कंसेप्ट में डिवाइड कर लो। जैसे कि एक होता है हमारा रक्तवंश और एक होता है हमारा विद्यावंश। अब जो रक्तवंश होता है वो बायोलॉजिकल फैमिली लीनेज या बायोलॉजिकल ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वेयर एज जो हमारा विद्यावंश होता है ना, वो हमारे इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लीनेज, या फिर जो जो ट्रेडिशन उन्होंने अपने गुरु से सीखा है, स्टूडेंट ने अपने गुरु से सीखा है, उसको रिप्रेजेंट करता था। इसको जैसे आप ये जो एक एग्जाम्पल है जो कि ऋषि वशिष्ठ का है, कि जो लोग जो वशिष्ठ की लीनेज से बिलोंग करते थे वो अपने आप को ये बोलते थे कि आई बिलोंग टू द लीनेज ऑफ सेग वशिष्ठ थ्रू माई गुरु, कि मेरे गुरु ऋषि वशिष्ठ है और मैं उनकी लीनेज से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, लीनेज मतलब उनके जो ट्रेस करते हैं ना, जीनोलॉजी आप ट्रेस कर सकते हो, तो उससे कि मैं वहाँ से अपनी रूट्स ट्रेस बैक करता हूँ। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे इस मैप के थ्रू भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो। इसमें मैंने बहुत ईजीली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्रिस्टल क्लियर। अब बेसिकली गुरु दक्षिणा क्या होता था, वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए होती थी, और विद्यावंश हमारे नॉलेज की कंटिन्यूटी के लिए होती थी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों डिफरेंट कंसेप्ट्स होते थे। अब आ जाती है बारी हमारी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस की। तो सबसे पहले हम इस परंपरा की स्ट्रेंथ को कवर कर लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट थी डीप लर्निंग। अब गुरु और शिष्य के ना क्लोज लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन की वजह से लर्निंग सुपरफिशियल होती ही नहीं थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करना और क्लैरिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता था। इसीलिए एक लास्टिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता था। अब सेकंड आ जाती है इसमें हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका मतलब सिंपल सा था कि एजुकेशन सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तक लिमिटेड नहीं थी, ये फिजिकल, मॉरल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर एक चीज़ को इक्वली एंटरटेन करती थी। फिर थर्ड आ जाता है हमारा कल्चरल प्रिजर्वेशन। अब कल्चरल प्रिजर्वेशन में वही वाली बात आ जाती है कि ओरल ट्रांसमिशन होता था। इसकी वजह से ना जो गुरु शिष्य लीनेज होती थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती थी, क्योंकि उसी के थ्रू वैदिक टेक्स्ट, ट्रेडिशंस और नॉलेज को जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन किया जाता था। तो वो काफ़ी हद तक कल्चर को प्रिजर्व करती थी। फिर थर्ड आ जाता है हमारा सेक्रेड गुरु शिष्य बॉन्ड, या फिर स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बॉन्ड्स आप बोल सकते हो। तो गुरु और शिष्य के बीच में ना एक डीप पर्सनल और ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता था, जिसमें गुरु सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि एक गाइड और मेंटर की तरह भी एक्ट करते थे, जो कि ये
लाइफ लॉन्ग इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल कनेक्शन बना देता था। अब इसके साथ हमारा 5th पॉइंट एक और है, दैट इज़ अधिकारी भेद। तो ये वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग वाले कॉन्सेप्ट को बताता है, जिसमें हर एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल सस्टेनेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना और गुरु को उस स्टूडेंट की एबिलिटी, मैच्योरिटी और रेडीनेस के अकॉर्डिंग टीचिंग को अडेप्ट करना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मान जाते थे। आई होप द स्ट्रेंथ्स आर क्लियर। तो अब हम लिमिटेशन या फिर लिमिट्स की बात कर लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास टोटल 5 मेन इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है। इसमें से सबसे पहला है हायरार्कियल कॉन्स्ट्रेंट्स। हायरार्की होती है जो आप लगा सकते हो कि एक के नीचे एक, एक के नीचे एक जो आ जाता है ना, वो हायरार्की हो जाती है। जैसे कि सबसे पहले फादर है, फादर के नीचे सन है, ठीक है, ऐसे कर करके फिर उस सन के नीचे उसका सन है, तो वो एक हायरार्की इस्टेब्लिश हो जाती है। तो अगर हम गुरु शिष्य रिलेशनशिप की हायरार्की देखें तो कभी कभी ना क्रिटिकल इंक्वायरी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को ना डिस्करेज कर दिया जाता था, क्योंकि गुरु को एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक सुप्रीम फिगर की तरह ट्रीट करा जाने लगता था। तो हल्का सा ये हायरार्कियल कॉन्स्ट्रेंट्स को दिखाता था। फिर सेकेंड आ जाता है हमारा सोशल एक्सक्लूजन। अब इसमें हम सबको पता है कि लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन और लोअर वर्णास को जो एजुकेशन थी उसको पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से सोशल एक्सक्लूजन आ गया था। अब थर्ड है हमारा लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। ये हाईली पर्सनलाइज सिस्टम, लार्ज स्केल एक्सपेंशन और एजुकेशन के वाइडर डेमोक्रेटाइजेशन जो होता था उसकी लिमिटेशंस को रिप्रेजेंट करता है, कि मतलब जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर था ना वो उतना डेवलप ही नहीं हो पाया था कि जो एजुकेशन है वो मास को वो प्रोवाइड कर सके। इसीलिए ना वहाँ पे स्केलेबिलिटी इश्यूज भी आए थे, क्योंकि उतना उस हद तक ना इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं था। तो जो हमारा 4th पॉइंट है दैट इज स्केलेबिलिटी इशू, जिसका मतलब ये हो जाता है कि जो 1-to-1 टीचिंग मॉडल है ना, मास एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स को वो अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहा था, उसको अकोमोडेट ही नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो काफ़ी सारे वर्णास थे उनको रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया गया था। ये सारे पॉइंट्स ना कनेक्टेड है, तो आई डोंट थिंक सो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी इस चीज़ को समझने में। अब 5th आ जाता है नॉलेज फ्रेगमेंटेशन। अब क्योंकि नॉलेज ना लार्जली ओरल ट्रांसमिशन पर डिपेंडेंट होती थी, तो अगर कोई पर्टिकुलर लीनेज ब्रेक हो जाती थी कभी, तो उसका जो नॉलेज होता था ना वो कई बार गुम हो जाता था या खो जाता था। तो हम लोगों को ना उनके, क्योंकि हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स तो थे नहीं, तो वो नॉलेज ना हमें कई बार मिल ही नहीं पाती थी या वो नॉलेज प्रिजर्व नहीं हो पाती थी। तो इसीलिए ना कहीं नॉलेज फ्रेगमेंटेशन का भी खतरा में देखने को मिलता था। तो आई थिंक अब इस परंपरा की स्ट्रेंथ और उस साथ साथ लिमिटेशंस दोनों बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग वुमेन एजुकेशन की भी बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब वुमेन एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज़ कि वैदिक पीरियड में वुमेन्स को कम्प्लीटली एजुकेशन से एक्सक्लूड नहीं किया गया था। स्पेशली अर्ली वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें ना, तो वुमेन्स को वैदिक स्टडीज़ जैसे कि ग्रामर, पोएट्री, फाइन आर्ट्स, गंधार वेद भी जिसे हम बोलते हैं, एंड लॉजिक जैसी चीज़ों को प्रमोट किया जाता था, और उनको सेरेमनी जैसे उपनयन सेरेमनी होती थी उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए फुल राइट्स मिलते थे। अब ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, तो हमारे पास एक नए स्कॉलर भाई आए हैं जिनका नाम है R.L. कश्यप, और इनकी बुक कौन सी थी, सीक्रेट्स ऑफ ऋग्वेद। तो इनमें इन्होंने बताया है कि जो वुमेन्स थी उनके पास भी एजुकेशन का एक्सेस होता था। अब ये जो पार्टिसिपेशन है ये सिर्फ जर्नल स्टेटमेंट्स नहीं है, ठीक है, इसके वेल नोन प्रूफ्स हैं हमारे पास। जैसे कि हमारे पास जो अगर हम वुमेन स्कॉलर्स की बात करें तो वी हैव गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा, अदिति, घोष एंड अम्भ्रिनी, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन इफ़ इट वॉज। तो अम्भ्रिनी एंड घोष, तो ये हमारे मेन फीमेल स्कॉलर्स हम यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो इनके जो एग्जांपल्स हैं वो शो करते हैं कि वुमेन्स फिलोसफिकल और इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस का पार्ट भी होती थी। अब इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो जो हमारी फीमेल स्कॉलर्स की कैटेगरी थी उससे ना हमें पता चलता है कि इनको ना ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, ठीक है। सबसे पहला आता था हमारे ब्रह्मवादिन्स।
और तो ये जो ब्रह्मवादिन्स होती थी ना, वो जो लर्निंग थी या जो इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स होते थे उनको ना वो लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ लॉन्ग पार्ट के लिए कंटिन्यू रखती थी। मतलब दे डिड नॉट गेट मैरिड, तो क्योंकि वो अनमैरिड होती थी तो वो ना अपनी पूरी लाइफ ना इस चीज़ को डेडिकेट कर सकती थी, फिलॉसफी को और टीचिंग को, तो इट वाज इजी फॉर देम। पर जो सेकंड ग्रुप हमारा, जो सेकंड कैटेगरी हम बोल सकते हैं, वो जो आ जाती है दैट इज़ ऑफ सदयुध्यवाहास। अब ये जो सदयुध्यवाहास थी, ये ना शादी के बाद, मतलब शादी तक तो स्टडीज़ कंटिन्यू करती थी, पर शादी के बाद ना अपने हाउस होल्ड एथिक्स और फैमिली को प्रायोरिटाइज करके स्टडीज़ को पीछे रख देती थी। उसके बाद मतलब वो एजुकेशन को परस्यू नहीं करती थी। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो आया उसको समझ लेते हैं हम लोग, जो था कि जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड आई, हम लोगों को ना वुमेन्स एजुकेशन में डिक्लाइन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, लेटर वैदिक पीरियड में ना वुमेन्स एक्सेस टू फॉर्मल एजुकेशन ना रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर हम मतलब देखें तो उनको प्रोहिबिट कर दिया जाता है उपनयन सेरेमनी से, उनको होम्स में कन्फाइन कर दिया जाता है, उनका जो एक्सेस होता है आश्रम एजुकेशन का या फिर इस रिलेशन जो परंपरा थी, रिलेशनशिप थी गुरु और स्टूडेंट वाली, उस चीज़ से एक्सेस उनको कम्प्लीटली बैन कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो अगर हम इसको पूरे पीरियड को एक सिंगल पिक्चर की तरह देखें तो सिचुएशन को समझना हल्का सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि अर्ली वैदिक पीरियड में कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो वाइडर एक्सेस होता था लड़कियों को, और अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो गुरु शिष्य परंपरा की जर्नी को समझते हुए हमने उनका कॉन्टेक्स्ट, रिलेशनशिप, ड्यूटी, स्ट्रेंथ, लिमिटेशंस ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर ही लिया है। साथ में हमने वुमेन्स एजुकेशन को भी कवर कर लिया है। तो अब हम इसकी फाइनल मतलब कंक्लूजन या फिर लेगेसी वाले पार्ट पे आ जाते हैं और ये भी देखते हैं कि इनका आज के सिस्टम में क्या क्या रेलिवेंस हो सकता था। तो अगर हम गुरु शिष्य परंपरा की ओवरऑल लेगेसी देखें तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एंशियंट एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा था। इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा मॉडर्न पेडागॉजी का। तो जो पेडागॉजी थी, पेडागॉजी में इसका रेलिवेंस क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन था। पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम लोग जो एनईपी में हमारा लर्नर सेंट्रिक जो मॉडल आया है वो कहीं ना कहीं इससे काफ़ी हद तक रिलेट करता है। तो इसका मतलब ये हो जाता था कि जो स्टूडेंट की इंडिविजुअल नीड्स है उसको ना टीचर को समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग उनको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एज अ मेंटर, एज अ गाइड। ठीक है, फिर सेकंड आ जाता है हमारा होलिस्टिक एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि गुरु शिष्य परंपरा में एजुकेशन को सिर्फ मार्क्स या फिर इंफॉर्मेशन तक लिमिटेड नहीं किया जाता था, उनको एक पूरा मॉरल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल लर्निंग्स, डेवलपमेंट सब कुछ साथ में इंक्लूड किया जाता था। आज के प्योरली आप जो यूलिटेरियन एजुकेशन मॉडल जो आता है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, अब थर्ड था हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी था, वो था वुमेन्स इंटेलेक्चुअल लेगेसी। अब गार्गी है, मैत्री है, जो ये स्कॉलर्स हैं, इनकी रिकॉग्निशन से हमें ये पता चलता है कि एंशियंट इंडियन टाइम्स पे भी वुमेन की स्कॉलरली पार्टिसिपेशन एक्सटेंट नहीं थी। उस टाइम पे भी ये लोग पार्टिसिपेट करते थे, वुमेन को एक्सेस होता था, स्पेशली इन अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, तो अगर वुमेन्स एजुकेशन पे आप हल्का सा भी पार्ट लिखते हो तो ये डिस्टिंक्शन क्लियरली मेंशन कर ला, बिकॉज इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द डिस्टिंक्शन कि अर्ली वैदिक पीरियड में एक्सेस था और बाद के में नहीं था। तो इसको हम लोग ना डिवाइड करना, जो ये वुमेन्स इंटेलेक्चुअल लेगेसी वाला पॉइंट है, इसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फाइनली वी हैव इन्फ्लुएंस या फिर सेक्रेड टीचर स्टूडेंट बॉन्ड। इसमें हम ना इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, जो गुरु और शिष्य के बीच में जो ट्रस्ट, मेंटरशिप और डीपर कनेक्शन डेवलप हुआ था ना, वो सिर्फ इंडियन ट्रेडिशन तक रिस्ट्रिक्ट नहीं था। वो बॉन्ड इतनी सेक्रेड थी कि ना उस रिलेशनशिप के जो आइडियल्स थे, एजुकेशनल आइडियल्स थे, वो डिफरेंट कल्चर्स में भी अडॉप्ट किए गए वर्ल्ड वाइड। मतलब उससे बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर हुए थे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम गुरु शिष्य परंपरा की इंड्योरिंग लेगेसी को समझें तो हमें ये 4 आइडियाज़ मेन निकल के देखने को मिलते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हमने पूरा पार्ट डी को कवर कर लिया है, तो लेट्स गो
थ्रू अ माइंड मैप एंड क्विकली रिवाइज। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ हमने देखा कि नॉलेज जो है वो सेक्रेड होती थी, ओरल ट्रांसमिशन के थ्रू प्रमोट की जाती थी और एक अनब्रोकन लीनेज को इस्टेब्लिश किया जाता था। फिर सेकंड आ जाता है गुरु एज अ गाइड। गुरु को डिस्पेलर ऑफ इग्नोरेंस के रूप में देखा जाता था और इनका रोल सिर्फ टीचिंग तक लिमिटेड नहीं था, है ना। सेक्रेड एंड होलिस्टिक रिलेशनशिप बनाना, लर्निंग बाय एग्जाम्पल, लिविंग इन आश्रम, पर्सनलाइज डेवलपमेंट, ये सारे ना इसके एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स माने जाते थे। देन द थर्ड केम गुरु शिष्य बॉन्ड। यहाँ हमने गुरु को स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल गाइड के रूप में देखा, है ना। ये देखा कि यहाँ पे जो ट्रस्ट था वो म्यूचुअल था और किंगशिप बेस्ड था, और जो गुरु था वो एज अ डिस्पेलर ऑफ इग्नोरेंस कंसिडर किया जाता था। फोर्थ अगर हम बात करें मॉरल ड्यूटीज़ की, तो गुरु की तरफ से पैटर्नल केयर, फ्री नॉलेज और अधिकारी भेद वाले थ्योरी को हम देख सकते हैं। अगर हम शिष्य की ड्यूटीज़ की बात करें तो वीसी भक्ति विनय, गुरु सेवा एंड परिप्रश्न। ठीक है, ये सब क्या करती थी, ये स्टेबिलिटी को मेंटेन करती थी और म्यूचुअल ड्यूटीज़ क्योंकि फॉलो होती थी तो एक बैलेंस रिलेशनशिप बना रहता था गुरु और शिष्य के बीच में। देन द फिफ्थ केम विद्यावंश एंड गुरु दक्षिणा। ठीक है, तो गुरु दक्षिणा वॉलंटरी गिफ्ट होता था और इससे ट्यूशन फी कंसिडर नहीं किया जाता था। ठीक है, और विद्यावंश के थ्रू गुरु दक्षिणा वॉलंटरी ग्रैटिट्यूड या फिर गिफ्ट होता था और इसको ट्यूशन फी कंसिडर नहीं किया जाता था। और जो विद्यावंश होता था वो हमारी बेसिकली इंटेलेक्चुअल लीनेज होती थी। ये रक्तवंश और विद्यावंश के बीच में डिफरेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना। फिर आ जाता था हमारा सिक्स्थ, दैट इज़ स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। तो सिस्टम की स्ट्रेंथ में डीप लर्निंग, होलिस्टिक डेवलपमेंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन, और अगर हम इसके लिमिटेशंस देखें तो सोशल एक्सक्लूजन, स्केलेबिलिटी इश्यूज, उसके साथ में जो हमने और इश्यूज पढ़े थे जिसमें हायरार्किकल कॉन्स्ट्रेंट्स वगैरह वगैरह आ जाते हैं, तो ये आप पीछे से भी रेफर कर सकते हो। सेवेंथ अगर हम बात करें तो वो था वुमेन्स एजुकेशन का, जिसमें हमने देखा कि अर्ली वैदिक पीरियड में तो हमारे पास एक्सेस था पर लेटर वैदिक पीरियड में उसका डिक्लाइन हो गया था। वी हैड की स्कॉलर्स सच एज गार्गी, मैत्रेय, लोपामुद्रा, घोष एंड अदर्स, और हमारे पास दो कैटेगरीज थी, ब्रह्मवादिन्स एंड सद्योध्यवास की। उसके बाद हम फाइनली आ जाते हैं लेगेसी पे। लेगेसी जो होती थी वो पर्सनलाइज लर्निंग को प्रमोट करती थी, होलिस्टिक एजुकेशन होता था, वुमेन्स इंटेलेक्चुअल हेरिटेज होती थी, स्टूडेंट टीचर बॉन्ड होता था। तो इससे आप लोग बेसिक बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, उसकी लेगेसी को ट्रेस कर सकते हो, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ पार्ट डी। आई होप आज के डिस्कशन से आपको गुरु शिष्य परंपरा का स्ट्रक्चर, उसकी सिग्निफिकेंस और उसकी लेगेसी को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। और हाँ यार, ज़रूर तुम लोग ना कमेंट्स में ज़रूर बता देना मेरे को कि चैप्टर 1 ऑफ EI कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्या पढ़ना है, ताकि मैं उस चीज़ को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकूँ। सो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाईज। ओके, तो मिलते हैं पार्ट E में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।